बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ जी रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ के ऊपर एक प्रेजेंटेशन है जो कि आप सबके साथ शेयर करूँगी। और अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही होती है कि वो किस तरह से बनाए, क्या क्या मेन पॉइंट्स को ऐड करें। तो आज हम इसी तरह से स्टार्टअप लेंगे और आगे इसी तरह फर्दर वीडियोज़ के साथ आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरह के टॉपिक में किस तरह के पॉइंट्स और इमेजेस वगैरह और फिगर्स वगैरह को डाल सकते हो। तो आज हम एक फिजिक्स का टॉपिक ले रहे हैं जी, रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ, जो कि मैट्रिक लेवल में भी है, इंटर लेवल में भी आपको दिया गया हुआ है और आपके साथ आगे बैचलर्स और आगे हाई लेवल्स पे भी ये टॉपिक फील्ड ऑफ द फिजिक्स में हमारे पास यूज होता है। तो रेडियो एक्टिविटी और हाफ लाइफ के ऊपर आज बिल्कुल एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि इसमें आप लोग क्या क्या पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो और कौन-कौन से फिगर्स आप अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए ले सकते हो अगर आपने कहीं पे भी प्रेजेंटेशन देनी है, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे या फिर आपने हायर लेवल पे देनी है। तो सबसे पहले जी हम एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के आखिर रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये डिस्कवर हुआ और ये आखिर किस चीज का नाम है। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं जी किसी भी एक मिनरल का डिके हो जाना, नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली, वो आपके पास रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन में आता है। डिस्कवर कब हुआ था जी? हेनरी बेक्यूरेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कि 1852 से 1908 में उनका इंतकाल हो गया था। उन्होंने अपनी स्टडी की थी एक 1896 में फॉस्फोरेसेंस के ऊपर, और उन्होंने एक ढूंढा था एक मटेरियल जिसे हम यूरेनियम कहते हैं। और उन्होंने देखा था कि यूरेनियम की वजह से एक फोटोग्राफिक प्लेट जो थी, जो रैप हुई हुई थी, वो डार्क हो गई थी। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि दिस मिनरल एमिटेड अ न्यू काइंड ऑफ रेडिएशन, यानी कि ये एक नई काइंड ऑफ रेडिएशन थी जिसे हम एक्सरेज नहीं कह सकते। इससे पहले एक्सरेज डिस्कवर हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि ये एक्सरेज नहीं है, और उन्होंने इसको कहा कि ये एक टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। तो इसका तब से नाम पड़ गया रेडियो एक्टिविटी। फिर उसमें हमारे पास आगे साइंटिस्ट आए, मैरी एंड पैरी क्यूरी, isolated the two previously unknown radioactive materials, polonium and radium. Radioactivity was found to be unaffected by chemical and physical testing, showing that the radiation came from the atom itself, specifically from the disintegration or decay of an unstable nucleus. 1898 में क्या हुआ जी? रदरफोर्ड began studying the nature of the rays that were emitted, और उसने कहा कि ये क्लासीफाई होते हैं तीन बेसिक टाइप्स में अकॉर्डिंग टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर। अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। अल्फा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होती है, बीटा हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है और गामा हमारे पास न्यूट्रल होता है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पेनिट्रेट कर जाता है बहुत तेजी से। फिर आप बताएंगे जी रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। रेडियो एक्टिविटी इज वन सच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर वेयर द emission ऑफ एनर्जेटिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। फॉलोइंग थ्री रेडियोएक्टिव रेडिएशंस के रिएक्शंस हमारे पास देखिए। पहला रिएक्शन है आपके पास अल्फा डिके का, जिसमें हीलियम हमारे पास आता है जो कि एक अल्फा पार्टिकल है। देन आपके पास बीटा डिके का रेडिएशन रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि एक रेडिएशन की फॉर्म है। और थर्ड आपके पास गामा रेज है। तो याद रखें कि हमेशा गामा रे होती है, गामा पार्टिकल नहीं होता। हीलियम अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, बट गामास आर ऑलवेज रेज। ये हमारे पास पार्टिकल्स नहीं होते क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत हैवी किस्म की एक रे होती है। तो किस तरह से मदर न्यूक्लियस तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन में कन्वर्ट होता है, वो तीनों रिएक्शन से हमें पता चल जाता है। टाइप्स ऑफ रेडिएशन फिर वो बता रहा है कि अल्फा रेज यानी अल्फा पार्टिकल्स, इसमें हमारे पास दो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, हीलियम का एटम होता है। बीटा रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ही ये फॉर्म होती हैं। और गामा रेज हमारे पास हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, जिसे हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी लाइट की फॉर्म में लेते हैं, वो हमारे पास गामा रेज होती है। फिर हम डिस्क्राइब करेंगे जी अल्फा डिके को कि आखिर अल्फा डिके होता कैसे है। अल्फा डिके में क्या होता है? द लॉस ऑफ टू न्यूट्रॉन्स इन द टू प्रोटॉन्स, हीलियम न्यूक्लियस चेंजेस द एटम। कैसे? यहाँ पे आप देखिए रेडियम 226 आपके पास चेंज होके एक नया एटम फॉर्म करेगा, रेडॉन 222, और साथ ही एक इमिट करेगा हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम का एटम जब इमिट होता है तो वो आपके पास अल्फा डिके का रिएक्शन होता है। और इसी में हमारे पास क्या होता है जी? इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं कि किस तरह से एक एलिमेंट दूसरे बिल्कुल एक न्यू किस्म के एलिमेंट में चेंज हो जाता है विद द इमिटेशन ऑफ द हीलियम एटम। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? ट्रांसम्यूटेशन। फिर क्या होता है जी? अल्फा डिकेकर्स बिकॉज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स इज अनेबल टू होल्ड वेरी लार्ज न्यूक्लियाई टुगेदर, एंड द इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस pushes apart and can act
over much larger distance than the strong nuclear force. Since the stronger nuclear force can only act on the particles directly beside each other, the electrical repulsion overpowers the string nuclear force and pushes the nucleons apart. An example of an alpha decay is the smoke detector, जो कि हम लोग आम डेली लाइफ में हमारे पास स्मोक डिटेक्टर्स आते हैं, वो हमारे पास अल्फा डिके की एग्जांपल। देन मेन टाइप ऑफ डिके हमारे पास आता है बीटा डिके। अब ये कैसे होता है? विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन 14 6 का एक एटम था, वो किस में चेंज हुआ? नाइट्रोजन 14 7 में, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ जो क्या है? बीटा पार्टिकल। नो न्यूक्लियॉन्स आर लॉस्ट। अब आप देखो कि इसमें न्यूक्लियॉन्स लॉस्ट नहीं हुए, ठीक है। सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो 14 14 ही रहे हैं, and the total of the number of the nucleons are the same in the daughter nucleus as well as in the parent nucleus. ये हमारे पास क्या होता है? parent nucleus, sorry, mother and the parent nucleus. With the loss of an electron, the nucleus must have an extra positive charge. So in this case, the number of proton is 7, which is nitrogen. तो एक proton number change होने से हमारे पास atom completely change हो गया. The electron emitted in beta decay is not an orbital electron. The electron is created in the nucleus itself. One of the neutrons changes to a proton, and in the process to conserve the charge they throw off an electron. These particles are referred to as beta particles so as not to confuse them with the orbital electrons. तो ये हमारे पास orbital electrons नहीं होते जो revolve कर रहे होते हैं. Through experimentation, scientists found that some of the fundamental principles of physics did not hold true in the beta decay. और उसमें कौन कौन से आते हैं? लॉस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें लीनियर और एंगुलर मोमेंटम दोनों होल्ड करेगा। और फिर कह रहा है कि 1930 में पॉली ने प्रपोज किया that there was a new particle that was very difficult to detect was emitted in the beta decay as well as the electron, and this new particle was named the neutrino, यानी little neutral one, by the Fermi 1934. लास्ट डिके हमारे पास आता है गामा डिके। गामा डिके क्या कहता है कि गामा रेज एंड द फोटॉन्स हैविंग द वेरी हाई एनर्जी, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा, द डिके ऑफ अ न्यूक्लियस बाय द मिशन ऑफ अ गामा रे इज मच लाइक द mission of the photons by excited electrons. The gamma rays come from an excited nucleus and it is trying to get back to its ground state, and the nucleus could be in an excited state either from the collision with another particle or because it is a nucleus left over from the previously radioactive decay. इसमें भी आप देखोगे कि कार्बन 12 6 का जो एक एटम है वो कार्बन 12 6 में ही रहेगा, लेकिन एक रे इमिट होगी जिसे क्या कहेंगे? गामा रे। क्या कह रहा है? न्यूक्लियस में रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट फॉर सम टाइम बिफोर इट इमिट्स अ गामा रे. द न्यूक्लियस इज देन said to be in a metastable state and is called an isomer. The nucleus can also return to its ground state by a process called internal conversion, where no gamma ray is emitted. The nucleus interacts with an electron and loses its energy in that way. The electron then loses the energy as an X-ray. X-ray come from atom-electron interactions while gamma ray come from the nuclear processes. तो उसने आपका एक जो confusion होती है कि X-ray और gamma rays में difference क्या है, तो X-ray हमेशा atom और electron की interaction से आती है, collision से आती है, जबकि गामा रे न्यूक्लियस के अंदर से जो रिएक्शंस होते हैं उसमें से जो है वो बाहर निकलती है। यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि अल्फा डिके और बीटा डिके आखिर है क्या चीज़। तो आप देखोगे कि किस तरह से यूरेनियम U38 का एक न्यूक्लियस था हमारे पास, वो थ्रोशियम में चेंज हुआ 234 विद द एमिशन ऑफ हीलियम एटम, यानी कि किस तरह से दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स हमारे पास लूज हुए हैं टू मूव द एटम डाउन एंड टू लेफ्ट टुवर्ड द बेल्ट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियर। यहाँ पे हमारे पास है बीटा डिके, आयोडीन 13153 का एक एटम है जो चेंज किस में हो रहा है? एक्सिनॉन में 13154 विद द मिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के मिशन। तो जब हीलियम निकलेगा वो अल्फा डिके होगा और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बीटा डिके होगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये कर्व्स कहाँ पे हो रहा है? इन द न्यूक्लियर विद हाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ये ग्राफ आपको शो कर रहा है हाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, और न्यूट्रॉन क्या हो रहा है जी? कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन इंड्यूसिंग अ शिफ्ट डाउन एंड टू द राइट ऑन द स्टेबिलिटी प्लॉट। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी प्लॉट्स के थ्रू उन्होंने अल्फा और बीटा डिके दिखाया है। देन हमारे पास कुछ और डिकेज आते हैं जो कि पॉजिट्रॉन डिके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिके और गामा रे डिके आता है। पॉजिट्रॉन डिके में आप देखोगे कि कार्बन 11 6 का एक एटम है जो चेंज हो रहा है बोरॉन 11 5 में, और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि बीटा डिके का ही एक टाइप आ जाती है, और ये न्यूक्लियस में occur होते हैं विद लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, और प्रोटॉन डिके करता है इनटू अ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंड्यूसिंग अ शिफ्ट अप एंड टू द लेफ्ट इन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी प्लॉट। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिके है, यहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रॉन लेके वो एक नया क्रिप्टॉन बना रहा है। और गामा रे डिके भी हम लोगों ने पढ़ा, यूरेनियम U38 का एक न्यूक्लियस चेंज होगा, थ्रोशियम 234, हीलियम का भी एटम निकलेगा और दो गामा रेज निकलेंगे हमारे पास। और गामा रे डिके जनरली कंपनीज करते हैं
another radioactive decay processes because it carries off an excess energy within the nucleus resulting from the radioactive decay. अब यूजेस क्या आ जाते हैं रेडियो एक्टिविटी के, ये इतना सारा जो हम पढ़ के आए हैं, अल्फा बीटा डीके, पॉजिट्रॉन डीके, कैप्चर डीके, ये कहाँ पे यूज होते हैं? तो वो कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी यूजेस आर प्रोवाइडेड इन द पॉइंट्स अमरीशियम 241 एक हमारे पास एटम होता है, अल्फा एमिटर है एंड इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक स्मोक डिटेक्टर्स इन द यूएस. Alpha particle given out by an emission sample ionizes the air in the chamber of the smoke detector, leading to a small current in the chamber. When smoke enters the chamber, it causes a drop in current, causing the alarm to go off. Although alpha particles have a very short range, they are devastating when they are in close contact. तो alpha particles बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं अगर वो दो आपस में इकट्ठे हो जाएं. Alpha emitters को अगर किसी ने खा लिया है in close contact with the tissue and are deadly in such circumstances and is therefore used as an assassination attempts by radiation poisoning. तो इसी वजह से खुदकुशी के वाकयात के लिए बाहर के जो ममालिक हैं उनमें ये अल्फा मीटर्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं. इसी के साथ इंटररिलेट करने वाला हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके. Radioactivity is a random event. We do not know which atom will decay at what time, but can use the probability and statistics to tell us how many of the atoms will decay in a certain time period. और जो इक्वेशन की सारी चीजें आपको बताएगी वो क्या है जी, डेल एन माइनस लेमडा एन डेल टी. डेल एन क्या होता है, नंबर ऑफ डिकेज जो अकर होंगे उस गिवन टाइम पीरियड में. लेमडा हमारे पास क्या होता है जी, डिके कांस्टेंट, और डिके कांस्टेंट डिफरेंट होता है हर आइसोटॉप के लिए, डिफरेंट होता है, और जितना ज्यादा डिके कांस्टेंट होगा उतनी ही ज्यादा रेडियो एक्टिविटी उस आइसोटॉप में आएगी. एन हमारे पास कहता है जी नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियाई प्रेजेंट, और डेल टी टाइम पीरियड होता है इन सेकंड्स में. तो जब हमें इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो कोई ना कोई जो आपके पास चार में से तीन चीजें आपको गिवन होंगी और एक आप फाइंड आउट करोगे. अब रेडियोएक्टिविटी डिके लॉ क्या कहता है, द प्रीवियस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ द आइटम्स लेफ्ट आफ्टर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द टाइम टू डिके. वो क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू n नॉट e माइनस lambda t exponential. The number of decays per second is called the activity of the sample, and to signify how fast an isotope decays, the term half-life is used, and half-life of an isotope is the time it takes half of the original sample to decay. हाफ लाइफ में क्या कहता है, द हाफ लाइफ ऑफ नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप वेरी करता है फ्रॉम 10 की पावर माइनस 22 सेकंड्स टू 28 सेकंड्स फॉर अबाउट 10 की पावर 21 years. And most equivalent chart shows the half life is indicated as t1/2, and the half life and decay constant have an inverse relationship to one another. तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इनका डायरेक्ट नहीं इनवर्स रिलेशन होता है. जितना ज्यादा हाफ लाइफ होगा उतना ज्यादा डिके कांस्टेंट कम होगा, तो उतने ही स्लोली वो डिके करेगा, बहुत टाइम लेगा. इसकी क्वेश्चन देखो, the half life of a radioactive substance is the time required for a half of the initial number of the nuclei to disintegrate. तो half life क्या हो जाती है, equals to 0.693 over k rate of the decay constant. और ये ग्राफ है जो हमारे पास क्या दिखाता है कि किस तरह से हाफ लाइफ आपके एक सैंपल को डिके करती है. तो आप देखो कि पहले 2 मिनट्स के टाइम पे हमारे पास वो उतना एक एटम है जो डिके हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट हाफ लाइफ हमारे पास शुरू हो रही है, और इस तरह से एटम करते 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 जो है वो डिके हो रहा है. और यहाँ पे उसने आपको फास्फोरस की एक हाफ लाइफ दिखाई है कि किस तरह से 42 डेज के अंदर अंदर वो डिके करता है आपके पास. एक एग्जांपल देखते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट वाज कैलकुलेटेड टू बी 5200 इयर्स. आप इसका डिके कांस्टेंट कैलकुलेट करो, जो अभी हमने पीछे देखा कि आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, k इक्वल्स टू 0.693 ओवर हाफ लाइफ. आपने सिंपली इसको डिवाइड करना है कांस्टेंट के साथ, आपके पास उसका डिके कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा. और हाफ लाइफ का और डिके कांस्टेंट का हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है. लास्ट आता है जी हाफ लाइफ की एप्लीकेशंस. उसमें कार्बन 14 के डेटिंग टेक्निक्स होती हैं. कार्बन प्लेज एन सेंट्रल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक बींग्स. ऑल्दो कार्बन 12 and 13 are stable isotopes, but the most abundant is carbon 12, which we typically find in every organic structure. We also find an unstable isotope, that is carbon 14, on the earth, which is formed in the atmosphere due to the radiation from the outer spaces. और मेडिकल एप्लीकेशंस हमारे पास हाफ लाइफ की देखें तो आयोडीन 131 जिसकी हाफ लाइफ 8.1 डेज और थायराइड को ट्रीट करता है. फेरस आयरन 59 45.1 की इसकी हाफ लाइफ है और रेड ब्लड सेल्स को ट्रीट करता है ये. और स्ट्रॉन्शियम 87 2.8 आवर्स की हाफ लाइफ है और बॉडी में ये बोन्स को ट्रीट करने में यूज हो रहा होता है. फिर हमारे पास TC99 6 घंटे की इसकी हाफ लाइफ और हार्ट्स की डिजीजेस के लिए यूज होता है. और सोडियम 14.8 आवर्स की इसकी हाफ लाइफ है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स को ट्रीट करता है. इसी के साथ जी हमारा आज की जो एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की हाफ लाइफ और रेडियोएक्टिविटी वो मुकम्मल हो गई. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की जो प्रेजेंटेशन है वो पसंद आई होगी. इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह मजीद प्रेजेंटेशन के साथ कि आप लोग क्या क्या मटेरियल इसमें ऐड अप कर सकते हो, डाल सकते हो हर लेवल से
अकॉर्डिंग, तो वो आप उनके साथ शेयर किया। और लास्ट में आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।